डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन क्या होता है, एक डीएनए के अणु से दो डीएनए के अणु का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाहल, विल्किंस स्टाहल के द्वारा जो है एक्सपेरिमेंट करके इस बात की पुष्टि कर दी गई कि डीएनए का जो संश्लेषण होता है, एक अणु से दो डीएनए का अणु जो बनता है वो अर्ध संरक्षी होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए का होता है अर्ध संरक्षी, या कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव। का मतलब क्या हुआ कि जो एक डीएनए का ये अणु है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर इससे दो सूत्र बनते हैं, ये डीएनए के अणु से दो सूत्र बनते हैं, तो दोनों सूत्र जो दो अणु बनते हैं उसमें कह रहा है कि एक अणु का एक सूत्र तो पुराना होगा और दूसरा सूत्र जो है वो नया होगा। अरे बस में, यानी एक सूत्र पुराना और एक सूत्र नया। अगर इसको आप यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, ये जो होगा इस तरह से, ठीक है। क्या मिला आपको? ये डीएनए के एक अणु से दो अणु तो बने, लेकिन कह रहा है कि एक अणु का एक सूत्र पुराना होगा और दूसरा सूत्र नया होगा, इसलिए इसको अर्ध संरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षी। डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये रेप्लिकेशन होता कैसे है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे होता है डीएनए के अणु में। और डीएनए के अणु की विशेषता होती है कि वह अपने जैसी प्रतिकृति या सेम जो है वो रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है। यह एक मात्र ऐसा अणु होता है जो अर्ध संरक्षी द्विगुणन करके, यानी जो पैतृक होते हैं उसके लक्षणों को समाहित करते हुए या अपनी प्रतिलिपियों को बढ़ाता है। इसमें डीएनए के सूत्र की जब बात करते हैं, अणु की बात करते हैं, तो ये सपोज करिए कि एक डीएनए का अणु है और यह कुंडलित है, यह क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स मॉडल क्रिक और वाटसन ने दिया था, इसको आप पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब ये कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो डीएनए आपका वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो वृत्ताकार नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए जो है वो वृत्ताकार होता है और छोटा डीएनए होता है। इस छोटे डीएनए पे हम सिंथेसिस करवा सकते हैं एक पॉइंट से, जो है यहाँ पे दोनों तरफ जो है संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, डीएनए के अंदर जो है वो आपका नए न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण हो सकता है और एक साथ जो है दोनों साइड में, दोनों दिशा में संश्लेषण करवा करके हम नए संश्लेषण जो है वो सूत्र की कर सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट में कह रहा है कि बहुत लंबा डीएनए होता है। यूकैरियोट में बहुत लंबा डीएनए होता है, इसलिए संपूर्ण सूत्र को एक साथ खोलना और फिर उस पर जो है खोल करके अलग करना और फिर उस पर नए सिंथेसिस करवाना, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव सा है। क्योंकि इतना लंबा डीएनए होता है कि एक साथ उसको हम सूत्र को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वह सूत्र जो है वो डीएनए का अणु जो है वो जो है कह रहा है कि वो डिसेबल हो जाएगा, मतलब वो स्थायी नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम
एक जगह से नहीं, कई पॉइंट से जो है हम डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हम कई पॉइंट से कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, एक आपको 100 किलोमीटर रोड का निर्माण करना है, उसका मैप आपके पास ऑलरेडी उपस्थित है। इस मैप के अनुसार जो है आप 100 किलोमीटर रोड का निर्माण आपको कराना है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई दोनों साइड से हम रोड बनाएंगे, फिर भी जो समय दिया गया है उसमें वो रोड नहीं बन सकता है, इसलिए आप जगह जगह से पॉइंट बनाएंगे और फिर कट करके उस रोड को बनाएंगे। जैसे यहां से शुरू किए तो इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में, फिर इस तरह से आगे बात समझ। यानी आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह से रोड को बनाने का, यानी 8 जगह से रोड को बनाने का काम करेंगे। आपके पास मैप ऑलरेडी उपस्थित है, और जब इस तरह का मैप उपस्थित है तो 8 जगह से दोनों साइड में आप काम करवाएंगे, अर्थात 16 दिशाओं में काम होगा। इसलिए आपका ये 100 किलोमीटर का रोड जो है जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक वैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन जब यूकैरियोटिक सेल में कराते हैं तो ठीक ऐसे ही करते हैं, एक नहीं अनेक पॉइंट पे हम काम करते हैं, और फिर वहां से नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके नए संश्लेषण को करवाया जाता है, नए सूत्र का निर्माण कराया जाता है। अब बात हम करेंगे कि डीएनए का सूत्र जो होता है वो लंबा तो है, लेकिन इसको आप कैसे खोलेंगे और फिर निर्माण कराएंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये आपका एक डीएनए का सूत्र है, ठीक है। अब इसको यहां से खोला गया, या कह सकते हैं कि ये बबल फॉर्मेशन करेगा, बबल बनता है डीएनए के सूत्र में, और एक नहीं अनेक बबल बनते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दृश्य आपको दिखाई देगा। तो ये बबल बनते हैं, और ये बबल्स बनने के बाद जो है यहां पे ओरिजिन पॉइंट और इस ओरिजिन पॉइंट के दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में नए सूत्र का निर्माण होता है। दोनों डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहां से इधर नया सूत्र बनेगा और यहां से इधर नया सूत्र बनेगा, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में और इस पॉइंट की तरफ, फिर ऐसे इधर और ऐसे इधर, ठीक है। अर्थात कह रहा है कि जो नए सूत्र का निर्माण होगा खुले हुए सूत्र से बंद मुंह की तरफ होता है, बंद मुंह की तरफ, खुले हुए मुंह से बंद मुंह की तरफ संश्लेषण होता है। फिर इधर भी डायरेक्शन जो होगा खुले हुए मुंह से बंद मुंह की तरफ संश्लेषण होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के सूत्र को हम कई पॉइंट पे काट करके जो है और संश्लेषण करवाते हैं। इसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और वो कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं उसका भी यहाँ पे हम उल्लेख कर देते हैं। सबसे पहले तो हेलिकेज एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम की विशेषता क्या है कि हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, H बांड को तोड़ देता है। H बांड इसको तोड़ेगा, ये H बांड को तोड़ देगा, यानी मेल्टिंग करा देगा। इन दोनों सूत्रों को, हाइड्रोजन बांड को तोड़ करके और उसे अलग कर देगा, मेल्टिंग करा देगा, द्रवण करा देगा। इसके बाद जो दूसरी एंजाइम है वो गायरेज एंजाइम प्रोकैरियोट में होती है, गायरेज है ना। यूकैरियोट के अंदर जो है ट्रोपोआइसोमरेज होता है, ट्रोपोआइसोमरेज ये एंजाइम होती है। इस एंजाइम की विशेषता है, ये ट्रोपोआइसोमरेज दो तरह की होती है, एक ट्रोपोआइसोमरेज फर्स्ट है, ट्रोपोआइसोमरेज सेकंड है। ट्रोपोआइसोमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है कि डीएनए के एक अणु के एक सूत्र पर, सिंगल एक सूत्र पर जो है ये कह रहा है कि कट करता है, सूत्र पर कट करता है, ये विशेषता है। दूसरी जो ट्रोपोआइसोमरेज सेकंड है, ये दोनों सूत्र पर एक साथ
दोनों सूत्र पर एक साथ कट करता है। क्लियर हुआ? क्या कहा हमने? यानी यह दोनों सूत्र पर ट्रोपोआइसोमेरेज सेकेंड जो होता है वो डीएनए के अणु के दोनों सूत्र पर एक साथ कट करता है। और साथ ही साथ ट्रोपोआइसोमेरेज का काम भी ये भी होता है कि कट करने के बाद उसको जोड़ भी देता है। क्या कहा हमने? कट करने के बाद जोड़ भी देता है। तो इसे हम बाइंडिंग एंड रीसीलिंग एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एंड रीसीलिंग, या कह सकते हैं कि निक एंड रीसीलिंग एंजाइम, निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम, गायरेज, हेलिकेज। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एसएसबीपी। क्या है? एसएसबीपी। एसएसबीपी जो है ये है सिंगल एसएसबीपी को कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये तो एंजाइम्स हो गई जिनका यूज होता है डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग करने में, काटने में, जोड़ने में, साथ ही साथ रीसीलिंग करने में। अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि भाई डीएनए का सूत्र जो होता है काफी कुंडलित होता है। दोनों सूत्र जब अलग होंगे, खुलेंगे, तभी ये प्रक्रिया हो सकती है। बबल्स के ऊपर फार्क बनेंगे। तो ये फार्क, जैसे फार्क जो बन रहा है, उस फार्क में ये फार्क यहाँ पे बना है, तो इसको रेप्लिकेशन फार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फार्क। और इस पे संश्लेषण कराना है आपको। ठीक है, दोनों साइड में संश्लेषण होगा। तो ये कह रहा है कि जो ये एंजाइम्स काम करते हैं, चूंकि डीएनए का जो अणु होता है वो काफी कुंडलित होता है। पहले तो उस सूत्र को खोलना है। खोलने के बाद जो है ये भी होगा कि आप खोलेंगे तो फिर यहाँ से ये खुल तो गया, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर ये लिपट जाएगा। इसके हाइड्रोजन बांड जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है, फिर ये जुड़ जाएगा। इस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, उस इलेक्ट्रिक वायर के दोनों सूत्रों को आप जो है अलग तो कर सकते हैं, एक दूसरे पे लिपटे होते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर वो लिपट जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सपोज करिए कि यह जो है आप इलेक्ट्रिक वायर ही है या डीएनए का सूत्र है। यहाँ पे आप अगर दोनों सूत्रों को अलग किए तो ये टेंशन में, ये भी सूत्र है, ये भी टेंशन में, कॉइलिंग का टेंशन इसके अंदर है। तो ये दोनों सूत्र जो है फिर लिपट जाएंगे, और लिपट जाएंगे वहां पे हाइड्रोजन बांड जो है फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम के द्वारा, जैसे ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम का काम है कट करना, ये यहाँ पे आप कट कर देंगे। ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम से कट कर दिए, यहां भी कट कर दिए, यहां भी कट कर दिए। ठीक है, यहां कट कर दिए, यहां कट कर दिए। तो होगा क्या कि ये इधर की कॉइलिंग का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। माने कट करके और फिर उसको आप जोड़ देंगे, है ना। दोनों तरफ कट कर दिए, कॉइलिंग जो है अपना राउंड करके ये टेंशन दूर हो गया। अब ये आपस में नहीं लिपटेगा। ठीक है, आपस में तो ये लिपटेगा नहीं, लेकिन ये है कि ये इधर उधर हो सकता है। तो इसके लिए एसएसबीपी जो प्रोटीन है उसका यूज करते हैं, और इस प्रोटीन से हम क्लिपिंग कर देते हैं। ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन से हम ये क्लिप का काम करती है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो क्लिप का कार्य करती है। ठीक है, तो क्लिप लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको संश्लेषण आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेबल एक तरह से हो जाएगा। अब कह रहा है कि आगे कुछ और एंजाइम्स होती हैं जिसका हम उपयोग करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। वो एंजाइम कौन कौन है
उसको आप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 एंजाइम्स होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है कि यह जो है आरएनए प्राइमर को हटाता है, साथ ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने का कार्य करता है। ये तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का कार्य हो गया। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम आप देखेंगे, ये क्या कार्य करता है, तो कह रहा है कि ये डीएनए के मरम्मत में कार्य करता है, यानी रिपेयरिंग में कार्य करता है, ठीक है। यानी डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो डीएनए के मरम्मत में कार्य करता है। तीसरा जो एंजाइम आपका आता है उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और यही मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। आप कह सकते हैं कि यही मेन हीरो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। यह एंजाइम, यह बड़ा एंजाइम होता है, और कह रहा है कि न्यूक्लियस एक्टिविटी में भाग लेता है, एक्टिविटी में भाग लेता है। और क्या करता है कि नई न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर नई चेन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और रेप्लिकेशन में मेन इसका फंक्शन इसी का होता है, और रेप्लिकेशन में यह नई न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके कार्य करता है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये तो 3 एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की हो गई। अब कैसे जो है रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा और कैसे डीएनए का निर्माण होगा, एक अणु से 2 अणु कैसे बनेंगे, उसको आप यहां समझेंगे, ठीक है। तो इस फिगर के द्वारा समझने का प्रयास आप करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैसे काम करता है। रेप्लिकेशन फॉर्क जो बनता है उस फॉर्क को आप देखेंगे, ये आपका 5 इंड है तो ये 3 इंड होगा, ठीक है, और ये 3 इंड है तो ये 5 इंड होगा, यानी 5 सिरा और ये तीसरा सिरा और ये 3 और ये 5। यहाँ पे हाइड्रोजन बांड अभी सक्रिय है, ये पूर्ण रूप से अलग नहीं हुआ है, मेल्टिंग इसका हुआ है इस पार्ट का, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ये बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बना। कह रहे हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है वो कैसे काम करता है। एक यूनिट मान लीजिए, एक यूनिट जो है, यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड लगे रहेंगे, यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड लगे हैं,
एक यूनिट जो है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की आकर के जुड़ी और दूसरी यूनिट यहाँ पे आके जुड़ी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रेप्लिकेशन फॉर्क पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है कैसे काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ यानी कंबाइन होकर के कार्य करते हैं और इस फॉर्क पे दोनों यूनिट, एक यूनिट आकर के 3 to 5 एंड जुड़ेगा, दूसरी जो है 5 to 3 एंड पर जुड़ेगा और दोनों एक दूसरे से मिल करके कार्य करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। यानी डायरेक्शन दोनों का एक होगा, यानी खुले मुंह के तरफ से बंद मुंह के तरफ जो है नए न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण होता है। मैं बात पहले भी बता चुका हूं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इधर संश्लेषण करेगा, दूसरा इधर नहीं करेगा, दोनों एक ही साइड में करेंगे, दोनों एक ही साइड में करेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम होता है वो कभी भी टेम्पलेट की रीडिंग, ये टेम्पलेट की रीडिंग जो है 3 to 5 एंड में करता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि टेम्पलेट की रीडिंग केवल 3 एंड to 5 एंड होता है, में होता है, केवल दिशा यही होती है। ठीक है, केवल 3 to 5 एंड होता है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो नए स्ट्रैंड का सिंथेसाइज होता है, न्यू स्ट्रैंड जो बनता है, न्यू स्ट्रैंड का संश्लेषण किस डायरेक्शन में होता है, तो 5 to 3 एंड में होता है, 5 एंड to 3 एंड में होता है। ये क्लियर हो गया आपको बात। तो यहाँ पे ये सूत्र 5 to 3 है और ये 5 to 3 है ना, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक चीज और आपको समझना होगा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वो कभी भी प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, यानी प्राथमिक जो न्यूक्लियोटाइड है, पहला न्यूक्लियोटाइड का जो छोटा सा सेगमेंट है उसको नहीं बना सकता है, यानी उसके पीछे जोड़ सकता है लेकिन पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो अपने तरफ से नहीं जोड़ सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई पहला न्यूक्लियोटाइड अपने तरफ से नहीं जोड़ सकता है तो पहला न्यूक्लियोटाइड कौन बनाएगा? अब ये प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है। तो कह रहा है कि पहला न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी प्राइमर के द्वारा जो है आरएनए प्राइमर जो है इसको बनाता है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को। और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को आरएनए प्राइमर जब बनाता है तो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करती है आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए। तो जब पहला न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तब उसके पीछे सपोज करिए कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ये छोटा सा न्यूक्लियोटाइड है जो 5 एंड to 3 एंड है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3-OH ग्रुप जो है आपको मिल गया। यहां से डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो एक चेन बनाना शुरू करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रेन में डब्बा तो लगा सकता है लेकिन ट्रेन का इंजन नहीं बना सकता है। ये इंजन बनाने का काम कौन करता है? आरएनए प्राइमर करता है। कौन करता है? आरएनए प्राइमर। अब आप कह सकते हो कि भाई आरएनए प्राइमर की क्या यहाँ पे जरूरत है? हमें जो है डीएनए के अणु का बनाना है और आरएनए प्राइमर आप लगा रहे हो। तो इससे जरूर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आरएनए प्राइमर की जरूरत यहाँ इसलिए पड़ी कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो अपने तरफ से पहला न्यूक्लियोटाइड बना ही नहीं सकता है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए उसे आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और फिर उसके पीछे वह जोड़ते हुए एक श्रृंखला बना देगा। तो ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज कह रहा है कि रीडिंग हमेशा टेम्पलेट की, ये तो आपका टेम्पलेट हो गया ना, इसी पे नए सूत्र को बनना है, ये दोनों टेम्पलेट हो गए। तो रीडिंग हमेशा 3 to 5 एंड होगी और जो नए संश्लेषण होगा नए सूत्र का वो 5 to 3 एंड में होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट काम कर रही है, एक जो है आरएनए प्राइमर आकर के यहाँ जुड़ता है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा
और आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद फिर संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है इस दिशा में, और ये संश्लेषण आगे की तरफ बढ़ता है और यह संश्लेषण पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी पूरा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ तक अभी हम नहीं बता रहे हैं, इसको फिर यहीं दिमाग में रखिए कि ये यहाँ तक मान लीजिए ये संश्लेषण इस डीएनए के अंदर हो गया। ठीक है, रीडिंग किया या 3 to 5, यानी ये 3 to 5 और फिर न्यूक्लियोटाइड सपोज करिए ए है तो टी को जोड़ेगा, सी है तो जी को जोड़ेगा, इस तरह से फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये रीडिंग यहां तक किया और 5 यानी 5 into 3 इंड ये नया सूत्र बन गया। 5 into 3 इंड ये नया सूत्र बन गया। और पहले पुराने सूत्र का क्या है, ये आपका 5 to 3 इंड इधर से होगा और इसका 5 to 3 इंड इधर से होगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक चीज और कर रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की पहली यूनिट है उसके साथ दूसरी यूनिट भी जुड़ी है, तो यहाँ भी कार्य होना चाहिए, यहाँ भी संश्लेषण होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंस रही है कि ये सूत्र जो है वो आपका 5 to 3 इंड में है, तो रीडिंग तो आपको इधर से करना है, 3 to 5 करना है, और 3 to 5 करेंगे तो फिर आगे यहां से मान लीजिए कि एक ये आपका जो आरएनए प्राइमर है यहाँ जुड़ा, तो रीडिंग तो ये इधर से करेगा क्योंकि ये सूत्र जो है 3 to 5 ऐसे होगा, तो रीडिंग ऐसे करेगा और निर्माण जो है 5 to 3 इंड में होना है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर जुड़ा और यह रीड तो कर रहा है 3 to 5 ऐसे किया, और निर्माण आपका 5 to 3 किया। नए सूत्र का निर्माण 5 to 3 करेगा और फिर जो है रीडिंग जो है 3 to 5 करेगा। तो अब प्रॉब्लम इसकी ये है कि सूत्र का निर्माण तो इधर करना है लेकिन रीडिंग इसको इधर करना पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। तो अब इसके लिए समस्या होगी कि एक प्राइमर नहीं कई प्राइमर की जरूरत होगी। ठीक है, एक प्राइमर नहीं बल्कि कई प्राइमर की जरूरत होगी। अब देखिए दूसरा जो है यूनिट यहाँ आके लग रही है, तो फिर यहाँ एक और प्राइमर लगेगा और यह रीड करेगा 3 to 5 और नया सूत्र बनाएगा 5 to 3। ठीक, यानी ये रीड किया 5 to 3 और बनाया जो है ये रीड इधर से करेगा, इधर से इसको रीड करने आता ही नहीं, 3 to 5 भी करेगा, 5 to 3 नहीं आता है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि सोहन इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ऐसा हमने एक वाक्य दे दिया। तो भाई हम आपसे कहेंगे कि आप लेफ्ट टू राइट आप रीड करते हो लेकिन आप राइट टू लेफ्ट रीड करो, क्या आपको आएगा? नहीं आएगा। हमें आता ही नहीं है लेफ्ट टू राइट रीड करने के लिए, हम केवल राइट टू लेफ्ट रीड करने के लिए हमें केवल लेफ्ट टू राइट ही रीड करने के लिए आता है। वही बात यहाँ भी है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है केवल 3 to 5 इंड में ही डायरेक्शन में ही रीड कर सकता है टेम्पलेट को, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को, वो 5 to 3 में रीड नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक आरएनए प्राइमर लगा और फिर जो है सूत्र यहाँ तक बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है खंडों में ये प्राइमर, कई प्राइमर लगेंगे और फिर जो है स्टैंड का निर्माण होगा। तो इसको बोलते हैं, ये होगा आपका लीडिंग स्टैंड, इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्टैंड। ये लीडिंग स्टैंड हो गया और इसको बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड, एक अगुआ सूत्र होता है, एक पिछुआ सूत्र होता है। लैगिंग स्टैंड, इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, इन्होंने इस फ्रैगमेंट की खोज किया था, तो इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने
एक RNA द्विगुणन के बारे में बताया और कैसे सूत्र बनेंगे उसके बारे में हमने चर्चा किया। इस चीज को अगर आप एक फिगर के माध्यम से देखेंगे तो एक बहुत सुंदर फिगर बनेगा। वो फिगर क्या होगा? वो फिगर होगा आपका इस तरह से, एक बबल्स को जब आप दिखाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ये फिगर आपको, ठीक है। ये मान लीजिए 3 एंड है तो ये 5 एंड होगा, ये 5 एंड है तो ये 3 एंड होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ओरिजिन पॉइंट आपने दिखाया, तो ये जो आपका सूत्र होगा 3 to 5, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, है ना। तो अब इसको एक सूत्र में पिरो करके देखेंगे तो यहां किस तरह का ये हाफ जो होगा वो लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, इसको देखेंगे तो यह जो है आपका लैगिंग स्टैंड होगा, क्योंकि यह 3 to 5 रीडिंग करेगा और 5 to 3 जो है तो कई RNA प्राइमर जुड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये आपका तो लैगिंग हो गया, लैगिंग स्टैंड बनेगा। लेकिन ये जो है आपका, ये कौन सा स्टैंड होगा? तो यह लीडिंग स्टैंड होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा स्टैंड होगा? लीडिंग स्टैंड। 3 to 5 ये रीड करेगा और इधर को यह बना देगा, ये आपका लीडिंग स्टैंड हो जाएगा, ठीक है, लीडिंग स्टैंड। इधर भी उसी तरह से ये आपका जो स्टैंड होगा वो लीडिंग हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो ये स्टैंड आपका बनेगा वो कैसा बनेगा? लैगिंग बनेगा, ये लैगिंग स्टैंड होगा। और ये लीडिंग होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक फार्क में हाफ हाफ में लैगिंग स्टैंड बनेंगे और लीडिंग स्टैंड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक DNA का रेप्लिकेशन हम आपको समझाने का प्रयास किए। अगर इस फिगर को आगे देखेंगे तो किस तरह का यह फिगर बनेगा? एक तो ये 5 to 3 है, सॉरी 3 to 5 एंड है, 3 to 5 एंड है। अब इस पे नया सूत्र बना है, इस पे नया सूत्र बना है, देखिए ये आपकी दिशा होगी। और दूसरा जो है आपका 5 एंड, ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड है। तो इस पे जो सूत्र बनेगा उसका डायरेक्शन इस दिशा में होगा, इस दिशा में, ठीक है। और ये 5 होगा और ये 3 होगा। एक सूत्र ये हो गया, दूसरा एक अणु ये हो गया, दूसरा अणु ये हो गया। तो इसमें देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों, ये न्यू स्टैंड है, ये न्यू हो गए, और ये दोनों जो है क्या है? ओल्ड स्टैंड है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्ध संरक्षित द्विगुणन। क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षित द्विगुणन। तो DNA का रेप्लिकेशन, डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप इसे जरूर समझ लेंगे। और DNA का रेप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, अक्सर इससे प्रश्न आता है। तो आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।